आज से कुछ हफ्ते पहले ईरान ने एक बाल जो कि एक शैतान का नाम है, उसका एक मुजस्मा जलाया और उसको उसके साथ मलोक भी एक सिंबल है शैतान का, जिसको ईरान में एज इन प्रोटेस्ट्स में जलाया गया। और फिर उसके कुछ हफ्ते बाद जब इज़राइल ने अटैक किया तो ईरान के ऊपर, तो सबसे पहले स्कूल में तकरीबन 150 के करीब छोटे बच्चियों का स्कूल, जिसके ऊपर उन्होंने सबसे पहला अटैक किया। इतना प्रिसाइज, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना कुछ होने के बावजूद 150 बच्चे कैसे मतलब कोलेट्रल डैमेज बन गए। और ये बाल के मुजस्मे को जलाने का, जिसको बाल का नहीं पता, वो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। बेसिकली उसको बच्चों की कुर्बानी दी जाती है, उसको चाहिए होती है, बच्चों को बलि चढ़ाया जाता है। इसका आपस में क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता। कभी कभी दुनिया से वॉर नहीं देखती, वो पैटर्न देखना शुरू कर देती है। मिडल ईस्ट में एस्केलेशन, लीडरशिप टारगेट होना, ऑयल राउट्स रिस्क में, ग्लोबल अलायंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, रिलीजियस नैरेटिव्स ग्रो कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स को चैलेंज कर रहे हैं। और लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या एक बड़ा सिविलाइजेशन शिफ्ट? मैं ये नहीं कह सकता कि ये रिलीजियस वॉर है कि नहीं, अल्लाह नोज बेस्ट। मगर ये बात वाज़ेह है कि इस वक्त तमाम पार्टीज़ इस कॉन्फ्लिक्ट को रिलीजियस लैंग्वेज में फ्रेम कर रहे हैं। लेकिन हमारा ईमान है, फ्यूचर का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, क़यामत का वक्त सिर्फ अल्लाह जानता है। और जब तक अल्लाह ने हमें इस दुनिया में रखा हुआ है, हमें असबाब और एफ़र्ट्स से काम लेना होगा। अगर हम करंट इवेंट्स को समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा। इराक 2003 में सद्दाम हुसैन को रिमूव किया गया। आर्गुमेंट था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, रीजनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, ये सब आर्गुमेंट्स दिए गए थे। रजीम कोलैप्स के बाद पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है। सेक्टेरियन वायलेंस स्पाइक हुई, ISIS का राइज हुआ, मिलियंस डिस्प्लेस हो गए। आज का इराक सद्दाम के दौर से कैसे डिफरेंट है या ज़्यादा स्टेबल है? आई एम नॉट श्योर। लिबिया 2011 में मुअम्मर कद्दाफी को रिमूव किया गया। आर्गुमेंट था ह्यूमन राइट्स के इश्यूज और मैसेकर को प्रिवेंट करना है। रिजल्ट क्या निकला? स्टेट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। मिलिशियास का कंट्रोल हो गया, ठीक है। पैरेलल गवर्नमेंट्स कायम हो गई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अड्डा बन गया लिबिया। अफगानिस्तान 20 साल इंटरवेंशन के बाद तालिबान वापस पावर में है, ठीक है। ट्रिलियंस स्पेंड हुए, थाउजेंड्स जिंदगियां ज़ाया हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटकम कॉम्प्लेक्स है। ये एग्जाम्पल एक पैटर्न दिखाता है, ठीक है। रिजीम चेंज फास्ट होता है, स्टेबिलिटी स्लो होती है, कभी होती ही नहीं है। इस वजह से जब ईरान जैसे स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम टारगेट होते हैं तो लोग नेचुरली कंपेयर करते हैं, आफ्टर सद्दाम क्या हुआ, आफ्टर कद्दाफी क्या हुआ। फियर यहाँ से ग्रो करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, ईरान इराक नहीं है। ईरान का सिस्टम डीपली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, रेवोल्यूशनरी गार्ड स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डीपली एम्बेडेड है। अगर लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट होता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, रीजनल हो सकता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिसरप्ट होता है तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ट्रिगर हो जाएगा। ये सिर्फ रिजीम चेंज का मसला नहीं, ये ग्लोबल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर का मसला है। इस बैकड्रॉप में पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करना एक सिंबॉलिक इवेंट बन गया। गवर्नमेंट के लिए ये प्रैग्मेटिक डिसीजन था।
IMF नेगोशिएशंस चल रही हैं, इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी एक रियल चीज़ है, वेस्टर्न मार्केट्स पर रिलायंस हाई है। अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का रिस्क होता। लेकिन ऑपोजिशन ने क्वेश्चन उठाया, क्या ये पैलेस्टीनियन स्टैंस को कॉम्प्रोमाइज़ करना है? BOP का जो स्ट्रक्चर है वो कंट्रोवर्शियल है, अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड है, पैलेस्टीनियन खुद टेबल पे ही नहीं है। ये सिर्फ गाज़ा रीबिल्ड का मसला नहीं, ये एक ब्रॉडर डिलेमा है। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स ग्लोबल पावर इनिशिएटिव्स में कैसे इंगेज करें विदाउट एलियनेटिंग अपनी आवाम? पैलेस्टीन पाकिस्तान का पॉलिटिकल इमेजिनेशन में बहुत डीप इमोशनल पोजीशन रखता है। पब्लिक परसेप्शन डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी जितनी ही इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान अब एक टाइट रोप वॉक कर रहा है। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंसेस वर्सेस मॉरल क्रेडिबिलिटी, सो इट्स अ डिलेमा फॉर पाकिस्तान। मिडल ईस्ट एस्केलेट होता है तो गाज़ा रीबिल्ड कंट्रोवर्शियल होता है, ईरान टारगेट होता है। इसी वक्त रिलीजियस डिस्कोर्स ग्रो होता है हर तरफ दुनिया में। अब मुस्लिम सर्कल्स के अंदर आखिर-उज़्ज़मा की डिस्कशंस, जेरूशलम की सेंट्रल जो उसकी इम्पोर्टेंस है, फितना के जो नैरेटिव्स हैं, फितने से रिलेटेड, अभी हम इसके ऊपर और मज़ीद बात करेंगे। फिर क्रिश्चियन एवेंजेलिकल सर्कल्स में एंड ऑफ टाइम्स प्रोफेसीज के ऊपर बात हो रही है, इसराइल के अराउंड फाइनल कॉन्फ्रंटेशन की बात हो रही है, जूश जो सर्कल्स हैं वहाँ पे मसाइनिक एरा की बात हो रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिलीजियस वॉर है, अल्लाह नोज बेस्ट, मगर इस वक्त नैरेटिव्स रिलीजियस ही बन रहे हैं हर तरफ, ठीक है। और जब नैरेटिव्स सेक्रेड हो जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ फिर मुश्किल हो जाता है। और इसी वक्त एक और चीज़ साइलेंटली ग्रो कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ टूल नहीं, ये इकोनॉमिक मॉडल चेंज कर रहा है, ठीक है। राइटर्स, डिज़ाइनर्स, प्रोग्रामर्स, एनालिस्ट्स, कस्टमर सर्विस, ऑटोमेशन एक्सेलरेट हो रही है। अगर मिलियंस ऑफ जो लोग हैं वो जॉब इनसिक्योरिटी फील करेंगे तो साइकोलॉजिकली इंस्टेबिलिटी ग्रो होगी। वॉर प्लस इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट प्लस टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन इज इक्वल टू एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। कुछ रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस में AI को डिसेप्शन का एरा से भी लिंक किया जा रहा है। डीप फेक्स हैं, वॉइस मैनिपुलेशंस हैं, डिजिटल आइडेंटिटी क्लोनिंग है। सच और झूठ का फ़र्क करना मुश्किल हो गया है, मगर फिर वही स्टैंस, सर्टेनिटी सिर्फ अल्लाह जानता है। हिस्ट्री में हर दौर में लोगों ने सोचा कि शायद यही आखिर है, एंड ऑफ टाइम्स है। रोमन एम्पायर के वक्त भी सेम थॉट प्रोसेस था, ब्लैक डेथ के वक्त पे भी, और वर्ल्ड वॉर्स दोनों 1 और 2 के वक्त पे भी एग्जैक्टली सेम थॉट प्रोसेस था सबका। हर दौर में कोलैप्स का फियर स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अक्सर आउटकम ट्रांजिशन निकला। जैसे कि आप इन तमाम जो मैंने हिस्टोरिकल इवेंट्स आपके सामने रखे, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज भी शायद हम ट्रांजिशन में ही हैं, या इंस्टेबिलिटी के एक लंबे फेज़ के अंदर हैं। मगर एक बिलीवर का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? फियर नहीं करना, स्पेकुलेशन नहीं करनी, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लेना है। हो सकता है ये जियोपॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स एक नई डिप्लोमेसी के फेज में एंटर हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट कूल हो जाए। मगर अगर हम हर क्राइसिस फाइनल चैप्टर समझ लेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर लिखना छोड़ देते हैं। फ्यूचर का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, क़यामत का वक्त सिर्फ अल्लाह जानता है। जब तक हमें इस दुनिया में रखा गया है, हमें असबाब और एफर्ट्स से काम लेना है, जस्टिस के लिए स्टैंड लेना है और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी है। दुनिया के मोड़ बदलते रहते हैं, लेकिन ईमान का मोड़ क्लियर है, तवक्कुल और एफर्ट।